हेलो गाइस, रिसेंटली हमने एक पोल लिया था कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए और मैक्सिमम वोट जो है वो मिले हैं सब लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने वोट्स जो दिए हैं वो दिए हैं इकोलॉजी 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 एंड इकोलॉजी। तो हम शुरू करने वाले हैं आज इकोलॉजी। यस, देखो यार, इकोलॉजी एक इस तरीका का यूनिट है कि उसमें अगर आपको कमांड हासिल करनी है तो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे एक आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी और हार्डली 10 से 12 एमसीक्यू वहाँ पे रहेंगे, उसको प्लीज़ आप सॉल्व करना, तब जाके आपको इस पे कमांड हासिल हो जाएगी। ओके, सो शुरू करते हैं इकोलॉजी। द फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यस, अब किसी ने पूछा था कि ये जो बुक में क्यू 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 दिया है। यस, हालांकि इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया कि क्यू का मतलब है कि लास्ट ऑल इंडिया एम्स या जिपमर में लास्ट 5 ईयर में वो एमसीक्यू आ चुका है। और जो बोल्ड में दिया है, कहा गया बोल्ड, उसका मतलब है कि लास्ट 30 ईयर्स में इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ चुका है। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने नोट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो रिवीजन में काफ़ी प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो अभी तब की प्लानिंग आपकी अभी से शुरू होती है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप नोट्स आप बनाओ। किस तरीके के नोट्स आपने बनाने हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है आपको। मैंने मेरी नोट्स भी आपको दिखाई थी, उसमें हमने कार्नेल्स मेथड, इसको कहते हैं कार्नेल्स मेथड, मतलब एक टाइप में हेडिंग रहता है, दूसरे साइड में उसका डिस्क्रिप्शन रहता है और बाकी भी उसके मैकेनिज्म है। लेकिन इस टाइप का फॉर्मेट आप प्रीफर करो जब आप नोट्स बनाओगे, तो ताकि आपको रिवाइज करने में उसमें आसानी जाए। डिफरेंट स्टडीज में इसमें मैक्सिमम आउटपुट दिखाई दिया है। ओके, तो डेफिनेटली ये चीज़ मैंने खुद यूज़ की है, मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइप के नोट्स बनाओ, उसमें कार्नेस मेथड का भी यूज़ करो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। फाइन, तो यार ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ये ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म मतलब एनी लिविंग एंटिटी, जो जिंदा है वो से हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, आप, मैं, हम सब, हम लोग क्या है? हम सब है ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ओके, और ये देखो, ये बंदा मतलब ही इज अ ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये बैठा है यहाँ पे नदी बह रही है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कुछ पंछी है जो हवा में उड़ रहे हैं। ओके, सो दिस होल द जियोग्राफिकल एरिया, okay, the geographical area having plants, animals and different other organism along with river, cloud, that is climate, and having a particular temperature. This constitutes a ecosystem. ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से देखना, ये बंदा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो खड़ा है, वहाँ पे है पेड़ पौधे, पंछी, राइट, यहाँ पे सब कुछ लोग हैं, यहाँ पे नदी भी बह रही है। सो द पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया हैविंग प्लांट्स, एनिमल, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म along with a different factors like climatic factor, like having a temperature, winter, summer, having a water, right, having a soil. This whole structure constitutes ecosystem. इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जो आप और मैं इनिशियली बात कर रहे थे कि हमें इकोलॉजी में थोड़ी डिफिकल्टी जा रही है। सो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या, आपको समझ में आ गया? इकोसिस्टम मतलब कुछ नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विथ रिवर, टेम्परेचर एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ओके, मतलब इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये लिविंग हो गया, ये लिविंग हो गया, ये लिविंग हो, कुछ है नॉन लिविंग, लाइक सॉइल, लाइक वाटर, लाइक क्लाइमेट। सो लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ये जो दोनों फैक्टर्स मिला के बनाते हैं इकोसिस्टम। फाइन, ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। बायोलॉजी, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। इकोलॉजी मतलब लॉजी मतलब स्टडी, इकोसिस्टम का स्टडी। लेकिन एग्जैक्टली किसके स्टडी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं? ओके, सो इकोलॉजी मतलब क्या? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ये इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है,
एंड ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिजम्स पे ये जो एनवायरमेंट है, ओके, सराउंडिंग फैक्टर्स है, उनका इफेक्ट क्या है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम इकोलॉजी। अब यार इकोलॉजी क्यों पढ़ना है? ओके, तो देखो हमने हॉर्मोन्स पढ़े, ओके, हॉर्मोन्स में हमने क्या देखा, आपने भी पढ़ा होगा। हॉर्मोन्स में हमने देखा कि डिफरेंट और हॉर्मोन्स है बॉडी में, एंजाइम्स है जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, ओके। हमने देखा कि देयर आर वेरियस आयंस, ओके, जिनका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। Okay, now here in ecology we are talking about the external factor. यार अगर टेम्परेचर बढ़ गया सराउंडिंग में तो मुझ पे उसका क्या इफेक्ट हो गया? अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो गया तो उसका मुझ पे क्या इफेक्ट होगा? अगर सराउंडिंग में लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई तो उसका मुझ पे क्या इफेक्ट होगा? ओके, अगर मेरे जैसे और लोग बढ़ गए तो उनका और मेरा, हम दोनों का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट होगा? अगर मैं यहाँ पे इकोसिस्टम में हूँ और वहाँ पे कोई किसी और स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस कर रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट मुझ पे क्या होगा? ये जो स्टडी है, दिस इज द इंटर रिलेशनशिप, ओके, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट। ये जो रिलेशन है इसका स्टडी करना मतलब इकोलॉजी, सिंपल। ओके, फाइन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। यार इकोलॉजी ये वर्ड निकाला किसने? कौन है वो बंदा? उसका नाम है इकोलॉजी टर्म द फर्स्ट यूज बाय हेकल, मिस्टर हेकल। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी जो टर्म ही उसका इस्तेमाल किया। ओके, हमारे इंडिया में भी इकोलॉजी पे एक साहब थे, उन्होंने बड़ा काम किया इकोलॉजी पे। उनके वजह से ही आज जो हमारा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, उनके वजह से ही उसका एग्जिस्टेंस बना। ओके, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। उनका नाम है रामदेव बाबा नहीं भाई, मिस्टर रामदेव मिश्रा। ओके, सो मिस्टर रामदेव मिश्रा एज गिवन इन एनसीईआरटी इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इस टाइप के एमसीक्यू नहीं छूटने चाहिए हमसे। सो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज मिस्टर रामदेव मिश्रा शर्मा, मिश्रा जी के लड़के और शर्मा जी के लौंडे ये वैसे ही होशियार रहते, तो ये हमारे मिश्रा जी, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्लियर है, राइट? अभी भी अगर आपको डाउट है कि हमने इकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, तो यार ये देखो, महाराष्ट्र में ही पेंगुइन्स को लाया गया उधर से, ओके, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको लाया गया। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन 5-6 लाए गए, उसमें से अब आई थिंक सिर्फ 2 ही बचे हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, आपने उनका क्या किया, आपने उनके नेचुरल हैबिटेट से उसको निकाल लिया। अगर आपने इकोलॉजी ठीक से पढ़ा होता तो आपको पता होता कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ द एनवायरमेंट अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म एंड हाउ अदर ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स ईच अदर। अगर आपने ठीक से पढ़ा होता तो उनकी जान बच पाती थी। ओके, मतलब पढ़ा भी होगा लेकिन उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए जब वो यहाँ पे आए तो उसके बाद उनकी कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो गई। ओके, पेंगुइन्स की। क्लियर है? सो दैट्स वाई इकोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर इकोलॉजी पे अगर कमांड है तो कई स्पेसीज को आप एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट का इनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। आपको ये भी पता है कि अलग अलग स्पेसीज जो बढ़ रही है या कम हो रही है उसका इन पे क्या इफेक्ट होगा, ये आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज क्रूशियल। फाइन, बढ़ते हैं आगे। चलो, फाइन। ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? और इंडिविजुअल जो भी है, प्लांट, एनिमल, जो इंडिविजुअल है उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नाउ देयर इज something which is called as a population. What is population? Population is a group of organism. A group of organism, लेकिन कौन से सेम स्पेसीज के, that is called as a population. What is species? Species is the organism which can interbreed, जो एक दूसरे के साथ ब्रीड बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं वन स्पेसीज। ओके, that belongs to one species. हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। ओके, so the species comes together to form a population. क्लियर है? क्लियर हो रहा है? ओके, पॉपुलेशन मतलब क्या? ये देखो, यहाँ पे ये बंदा सिंगल था, राइट? इसके जैसे और आगे। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स,
the similar organism is called as population. Okay, fine. Now the group of different types of organism is called as community. मतलब ये हो गए humans, ये हो गए birds, तो इन्होंने क्या बना दी यहाँ पे community बना दी. So this is called as a community. Okay, ध्यान से देखना क्योंकि इसके बाद आपको MCQ भी सॉल्व करने हैं, तो इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ. सो ये देखो, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ओके, ये बना दी उसने पॉपुलेशन. ओके, और अब अगर मैं इस पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन की बात करूँ, दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो मेरे पास बन जाती है कम्युनिटी. ओके फाइन, ध्यान से सुनना है. ओके, नाउ देन देयर इज अ इकोसिस्टम. ओके, मतलब कम्युनिटी प्लस, कम्युनिटी मतलब लिविंग. Okay, these are the living organism plus river plus soil plus the climate, ये सब मिला के मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग, मतलब लिविंग मतलब बायोटिक, नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक, ये दोनों चीजें मिला के बन जाती है इकोसिस्टम. ध्यान से देखना किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं. हमने देखा ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ओके, देन वी हैव सीन अ पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म. Okay, then we have seen a community, a group of different organism. Now different organism plus a biotic factor is a ecosystem. Fine, then we have a biome. What is biome? Biome मतलब एक बड़ी सी ecosystem. Okay, when we talk about the ecosystem, we are talking about a smaller geographical area. But when we consider a larger geographical area, it is called as a biome. So what is biome? For example, forest is a biome, grassland is a biome. ओके, सो डेजर्ट्स, सो दिस इज अ फॉरेस्ट. देखो कुछ नहीं हुआ, इकोसिस्टम मतलब हम इकोसिस्टम से ज़्यादा एरिया को कंसिडर कर रहे हैं हम बायोम में. फाइन, सो बायोम इज अ लार्ज इकोसिस्टम. फाइन, एंड देन वी हैव अ बायोस्फीयर. व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ये जो अर्थ है, यहाँ पे किस किस एरिया में लाइफ का एग्जिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है. क्लियर है? तो ये जो एरिया है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ पे लेस डेंसिटी है, सो ये जो टोटल जो पॉपुलेशन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर. स्फीयर मतलब राउंड, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस गोलाई पे मतलब जिस राउंड पे यानी मतलब अर्थ पे लोकेटेड है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. व्हाट इज निश? ओके, निश मतलब द इकोलॉजिकल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या, जैसे आपका फेसबुक प्रोफाइल होता है कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपने कहाँ पे पढ़ाई की, आप कहाँ पे जॉब करते हो, आपके फ्रेंड्स क्या है. ओके, पर्सनल लेवल पे कुछ चीज़ें पता रहती है कि हमने किसको रिस्ट्रिक्ट किया है, किसको ब्लॉक किया है. सो दिस इज योर कंप्लीट फेसबुक प्रोफाइल. ओके, इन अ सिमिलर वे वी हैव अ टर्म विच इज कॉल्ड एज niche in reference with the ecology. What is niche? Niche is the ecological role of a organism. मतलब एक ऑर्गेनिज्म है तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, उसके लिए क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए जो उसके कॉम्पिटिटर्स है, ओके कॉम्पिटिटर है तो उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस होल थिंग, इट इज कॉल्ड एज द निश ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. डिजिटल मार्केटिंग में निश वर्ड को काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है. ओके, मतलब अगर कोई एक चीज है, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी बॉम्ब है, सो व्हाट इज द निश फॉर द बायोलॉजी बॉम्ब? The 11th and 12th standard student who wants to crack NEET and who wants to become a doctor. So that is the niche of this Biology Bomb YouTube channel. So niche मतलब क्या कि उसकी प्रोफाइल क्या है. Okay, so that is niche. And then there is another term which is called as niche overlap. What is niche overlap? Niche overlap मतलब क्या कि मेरी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है और दूसरी स्पेसीज है उसकी भी उसी टाइप की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसका निश और इसका निश ओवरलैप हो रहा है. अब जो स्ट्रॉन्गर है वो सस्टेन कर पाएगा. सो निश ओवरलैप इज द इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, निश ओवरलैप होना क्या होता है ये आपको समझ में आ गया. इन शॉर्ट आपको ये चीजें समझ में आ गई. ध्यान से देखना, एमसीक्यू पूछा गया था ऑल इंडिया 2015 में. व्हाट इज स्पेसीज? जो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर सकते हैं उसको कहते हैं स्पेसीज. ओके यार, इसके बारे में आप
काफी केयरफुल रहा करो जब हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से ही आपके एमसीक्यू बनेंगे। ओके, देन कम्युनिटी के बारे में पूछा गया था, बताओ कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है। सो ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन में सेम ऑर्गेनिज्म का बनता है, सेम ऑर्गेनिज्म बना के बनाते हैं पॉपुलेशन, जबकि कम्युनिटी मतलब अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट स्पेसीज, इट्स फॉर्म दे फॉर्म अ कम्युनिटी। ऑल इंडिया 2003 में पूछा गया था। देन वी हैव ऑल इंडिया 2006 का क्वेश्चन, व्हाट इज नीश ओवरलैप। ओके, मतलब एक कंडीशन दी गई थी कि भाई इसका तो ये है, इसका निश ये है और इसका निश ये है, तो बताओ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ नीश ओवरलैप, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्ट्रांग है वही सर्वाइव कर पाएगा। ओके, नाउ in ecosystem we have some living organism and we have some non-living factors. Okay, so those factors are called as a biotic factors and those which are non-living, those are called as a abiotic factor, not non-biotic, are called as abiotic factor. Abiotic factor मतलब क्या, water जो non-living है, okay, temperature, okay, soil, these are the abiotic. And what are biotic मतलब हम organism, पैथोजन हो गए, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स जो इकोसिस्टम में है। तो अब हम देखते हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन है और उनका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। अबायोटिक फैक्टर्स, इन अबायोटिक फैक्टर वी हैव अ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो देखो यार कि हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हमारा जो फिनोमिनन है, ये एंजाइम रेगुलेटेड है, हार्मोन रेगुलेटेड है। एंजाइम्स हार्मोन्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है कि हायर टेम्परेचर पे डीनेचुरेट हो जाते हैं। अगर ये डीनेचुरेट होने लगे तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल डॉग्स। ओके, आप देख लो डेजर्ट्स में भी आपको डॉग मिल जाएंगे। ओके, कितने भी आपको नॉर्मल एरियाज में मिल जाएंगे, आप पहाड़ी एरिया में जाओ वहाँ पे भी डॉग्स आपको मिल जाएंगे। ओके, बर्फीले कहीं पे आप चले जाओ वहाँ पे भी डॉग्स आपको मिल जाएंगे। सो दे आर एबल टू टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। ओके, जो those organisms they can tolerate a narrow range of temperature, the narrow range of temperature. For example पेंगुइन की हम बात कर रहे थे, हमने उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको निकाल लिया, इधर लाया था मुंबई में, तो क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हुआ, हमारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर एंजाइम डिस्टर्ब हो गए, प्रोटीन डिस्टर्ब हो गए, तो हमारा तो क्या डेथ हो जाएगी, एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज हाउ। सो दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दे कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज, उसके बाहर आप लेके जाओगे उनकी डेथ हो जाएगी। एनसीईआरटी में आपके 3 एग्जांपल दिए हैं, स्नो लेपर्ड्स, ट्यूना फिश एंड मैंगो। ओके, ये बता है कि दीज आर स्टीनोथर्मल, काफी नैरो रेंज के टेम्परेचर पे ही ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। स्टीनो, ओके, तो यहाँ पे इस टाइप का एन जो है ये आपको बता रहे कि नैरो टेम्परेचर पे मैं रह पाता हूँ। स्टीनो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके, या तो फिर स्टीनो मतलब शॉर्टर टेम्परेचर या शॉर्टर रेंज, स्टीनो मतलब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, इतना सिर्फ याद रखना है आपने। ओके, नाउ यार ये क्यों होता है कि नैरो टेम्परेचर पे ही ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो है ये देखो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि अगर हमने इसको नैरो टेम्परेचर से निकाल लिया तो इसका होम्योस्टैसिस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? होमियो मतलब सेम, स्टैसिस मतलब कंडीशन, मतलब अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब सेम कंडीशन में रहना, मतलब इक्विलिब्रियम में रहना। ओके, तो हमारे बॉडी में एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, जब वो प्रोवाइड होता है तभी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी काम कर पाती है, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन काम कर पाते हैं। उस नॉर्मल एनवायरनमेंट से अगर आपने उसको निकाल लिया, बॉडी को निकाल लिया, तो होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है जो इनमें होता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, क्योंकि होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स ने डिफरेंट तरीके निकाले कि यार होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर सम ऑर्गेनिज्म
दिस ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड एज अ रेगुलेटर्स, उनको हमने कहा रेगुलेटर, उनके ग्रुप को हमने कहा रेगुलेटर, जो खुद के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। ओके, होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेन करना, मतलब हमारे जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, हमारा हार्ट बीट है, हमारा किडनी का फंक्शन है, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये ठीक से नॉर्मली काम करने चाहिए। ओके, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, रेगुलेटर्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दीज आर द रेगुलेटर। अब रेगुलेटर मतलब क्या? रेगुलेटर मतलब क्या कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया तो इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास, आपके पास, मेरे पास, मैमल्स के पास, बर्ड के पास एबिलिटी है किसकी? स्वेटिंग की। क्या होता है? स्वेटिंग होता है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन बॉडी फिर भी खुद को कूलर लेवल पे, लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन कर पाती है बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग। सेम चीज मान लो आप विंटर में, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है? हमें शिवरिंग होता है। बाय विद द हेल्प ऑफ दिस शिवरिंग वी आर जनरेटिंग एटीपी, हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ताकि सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है विंटर में। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारा भी टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, और फिर हमारा तो सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठ जाएगा। क्लियर है? सो वी आर grouped as a regulator. Okay, birds and mammals, these are grouped as a regulator. इनको हमने कहा regulators, जो regulate कर पाते खुद के body के temperature को। These are the warm-blooded animals. Then there are another group of organisms. Those are called conformer. What is conformer? Conformer मतलब क्या? जो हो रहा है उसके साथ चलना। ओके, मतलब शेयर मार्केट की अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो टेलीफोन कॉल पे, तो वो क्या कहता है? सो डू यू वॉन्ट टू कन्फर्म योर ऑर्डर। वो क्या कहते हैं? डू यू वॉन्ट टू कन्फर्म योर ऑर्डर, फाइनल कन्फर्मेशन लेता है। मतलब जो मैंने कहा क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हो, एक फाइनल कन्फर्मेशन लेता है। सो व्हाट आर कन्फर्मर्स? कन्फर्मर्स आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। 99% ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दे आर कन्फर्मर। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होता है तो इनका भी टेम्परेचर कम होने लगता है, मतलब बहती हवा के साथ बहने लगते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द कन्फर्मर। ओके, अब इन लोगों ने, अब देखो यार, अब ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने अलग अलग तरीके निकाले कि यार ये तो कन्फर्मर है, इनके पास एबिलिटी नहीं कि शिवरिंग कर पाए, स्वेटिंग कर पाए, ताकि सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ ये खुद को मैच कर सके। क्यों इनके पास एबिलिटी नहीं है? कि जिसकी हम बात करें स्वेटिंग की, हम बात करें शिवरिंग की। सो दीज आर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। तो ये ऑर्गेनिज्म ये इतना एक्सपेंडिचर बियर नहीं कर पाते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म नहीं बियर कर पाते हैं। एटीपी को जनरेट करो, खुद के बॉडी को और ज़्यादा हॉट बना लो, स्वेटिंग करो, खुद के बॉडी को कूल बना लो, तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों ने अलग तरीके निकाले सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ मैच होने के लिए, सराउंडिंग टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए इन लोगों ने, कन्फर्मर्स ने, अलग अलग तरीके निकाले। ओके, वो तरीके अब हम देखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, रेगुलेटर एंड देन देयर इज अ कन्फर्मर। रेगुलेटर सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आपका, मेरा, हम सबका नहीं बढ़ेगा। हमारे पास स्वेटिंग है, शिवरिंग मैकेनिज्म, इनके पास नहीं है। अब ये देखो क्या करते हैं। ओके, वो भी देखते हैं। ऑल इंडिया 91 में पूछा था व्हाट इज होम्योस्टेसिस, आपको पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो यहाँ पे देन वी हैव माइग्रेटर्स। हमने क्या कहा कि ये लोग सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ जब कोप अप नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? कुछ बर्ड्स, एग्जाम्पल है बर्ड्स का, जो माइग्रेट करते हैं साइबेरिया से राजस्थान आते हैं। ओके, नेशनल पार्क में, भरतपुर में जो नेशनल पार्क है, ओके, वहाँ पे आ जाते ट्रैवल करते करते। ओके, जब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है साइबेरिया में, तो जब वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ से ये बर्ड्स फिर से माइग्रेट कर पाते। सो दीज आर द माइग्रेटर्स। देन वी हैव अ सस्पेंड। ओके, सस्पेंड फिनोमिनन, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्स, मतलब क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, लो प्लांट्स, ये क्या करते हैं? ये खुद के स्पोर्स को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। स्पोर्स क्या है? उसकी वॉल जो है काफी रेजिस्टेंस रहती है। स्पोर्स आर जनरली अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, कंसीडरिंग सम एक्सेप्शन। सो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें लाइफ है। ओके, तो ये क्या करता है? ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाता है। तो इन्होंने स्पोर बना लिए, क्योंकि भाई इनके पास तो हमारे जैसा
एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म नहीं है जो एटीपी को बर्बाद कर सके बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए, ये लोग नहीं कर पाते हैं। ओके, बेचारे गरीब है, हम लोग अमीर है। ओके, तो ये लोग तो गरीब है, तो इन्होंने स्पोर बना लिए। किसने बनाए? बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स ने। देन देयर इज अ फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड एज अ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब क्या? विंटर में जब टेम्परेचर कम हो जाता है, हमने अभी देखा कि ये लोग एटीपी नहीं बना पाते हैं। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल बियर, स्क्विरल, बैट, अब ये लोग क्या करते हैं? हाइबरनेट कर देते हैं खुद को। हाइबरनेट मतलब क्या? खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लोअर लेवल पे लेके जाना। हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, मतलब ढेर सारा खा लेंगे, राइट? विंटर से पहले ढेर सारा खा लेंगे और बाद में सो जाएंगे। देखो वो हाइबरनेट कर रहा है। ओके, क्योंकि वो खुद के बॉडी को नहीं मेंटेन कर पाता है, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देता है थ्रू द फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज अ हाइबरनेशन। यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, हाइबरनेशन इज सीन इन विंटर। ओके, सो विंटर में बचने के लिए जो फिनोमेना है इट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को काफी लो लेवल पे लेके जाते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। ओके, जिनके एग्जांपल है बियर, स्क्विरल, बैट। ओके, देन वी हैव अनदर ऑर्गेनिज्म, दे शो द फिनोमेना ऑफ एस्टिवेशन इन समर। समर में जब हीट बढ़ जाती है तब स्नेल्स, फिश क्या करते हैं? एस्टिवेशन फिनोमेना दिखाते हैं। व्हाट इज एस्टिवेशन? इट इज द फिनोमेना सिमिलर विद द हाइबरनेशन। मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देते हैं। ओके, लेकिन कब कम कर देते हैं? समर में। तो समर में इसी फिनोमेनन को हम एस्टिवेशन कहते हैं। विंटर में हमने क्या कहा? हाइबरनेशन में। तो इस टाइप के एमसीक्यू यहाँ पे फ्रेम होते हैं कि बताओ हाइबरनेशन कौन कौन दिखाता है? बियर, स्क्विरल, बैट कब दिखाते हैं? विंटर में। बताओ एस्टिवेशन, ये जो फिनोमेनन है ये कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? स्नेल, फिश, ये लोग हैं एस्टिवेशन फिनोमेनन को शो करते हैं। कब करते हैं? समर में करते हैं। इस टाइप से क्यों करते हैं? क्योंकि यार टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो बेचारा मतलब क्या किया उसने? खुद को पॉज कर लिया। ओके, सिंपली सस्पेंड करना मतलब लाइफ को पॉज कर लिया, बस। ओके, यही चीज उन्होंने की। देन देयर इज अनदर फिनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज अ डायपॉज। ओके, नाम ही इसका डायपॉज है। अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट को ही सस्पेंड कर दिया उसने। ओके, ये मिलता है आपको इंसेक्ट्स में। ओके, ये मिलता है इंसेक्ट्स में। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन? बिकॉज डायपॉज इज नॉट अ सीजनल फिनोमेनन, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओके, दिस इज नॉट अ सीजनल फिनोमेनन। यहाँ पे एक अच्छा से क्यों बनता है? सो बी केयरफुल, बी अलर्ट। ओके, चैन से सोना है तो जाग जाओ। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे एमसीक्यू नोट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा एक बार यार फिर से बता दूं आपको, पीछे चलते हैं भाई। ओके, हमने देखा कि इकोसिस्टम में कुछ बायोटिक फैक्टर्स है, कुछ अबायोटिक फैक्टर्स है। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, अबायोटिक मतलब टेम्परेचर, सॉइल, ये सब चीजें, क्लाइमेट, ओके, वाटर, ये अबायोटिक फैक्टर्स है। अबायोटिक फैक्टर में अब हम स्टडी कर रहे हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर में हमने देखा देयर आर स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म एंड देन देयर आर यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म। स्टीनोथर्मल दे टॉलरेट द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, वेयर एज यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म दे कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद हमने देखा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारी नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नॉर्मल लेवल पे काम करती है। मतलब हम स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस में रहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल्स के पास, बर्ड के पास, मैमल्स के पास शिवरिंग का मैकेनिज्म है, स्वेटिंग का मैकेनिज्म है। तो हम खुद को कहा कि रेगुलेटर्स, वी कैन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर एंड वी कैन मेंटेन द होम्योस्टेसिस। देन देयर आर अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कॉल्ड एज अ कन्फर्मर्स, बिकॉज दे गो विद द टेम्परेचर। बहती हवा के साथ बहते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया बढ़ जाता है। ओके, उनका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, सो दोज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। 99% ऑफ द एनिमल्स एंड दो दे आर द कन्फर्मर्स। तो इसी चीज से बचने के लिए उन लोगों ने कुछ तरीके निकाले। ओके, एक तरीका है माइग्रेशन का, जहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये लोग वहां पे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो माइग्रेट कर देते हैं। राजस्थान में भरतपुर में नेशनल पार्क में वो आ जाते हैं साइबेरिया से। ओके, देन वी हैव अ सस्पेंड फिनोमेना। सस्पेंड में हमने देखा कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ फंजा है, बैक्टीरिया से स्पोर बना देते हैं जो वाइड वेराइटी ऑफ टेम्परेचर में खुद को रख पाए, खुद को सर्वाइव
वो कर पाए उस टेम्परेचर में, तो उन्होंने स्पोर बना दिए। ओके, कुछ एनिमल्स है जो हाइबरनेशन का फिनोमेनन दिखाते हैं विंटर में। ओके, मतलब नॉर्मल जो हमारी केमिकल एक्टिविटीज है उसको काफ़ी लो लेवल पे लेके आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन शोन इन विंटर। देन वी हैव सीन एस्टिवेशन शोन इन समर shown by the snails and fish. Okay, then we have seen what is diapause. Diapause is a suspended animation shown by the insect and it is not related with any kind of season. Okay, ऐसा नहीं कि वो समर में दिखा गया विंटर में दिखेगा, ये चीज़ क्लियर होगी हमारी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया 2014 में पूछा था बताओ इस नेशनल पार्क का नाम। सो यू शुड नो द नेशनल पार्क का नाम राजस्थान में है, भरतपुर में है। ओके, देन अनदर एमसीक्यू क्या था भाई, अनदर ऑल इंडिया 2011 में पूछा था बताओ किस तरीके से बैक्टीरिया फंजाई वाइड वेराइटी ऑफ टेम्परेचर को किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, किस तरीके से फेस कर पाते हैं बिकॉज बाय फॉर्मिंग द स्पोर्स। ऑल इंडिया 2011 में पूछा था। ओके, ऑल इंडिया 2011 में अच्छा एबीएमसी की पूछा था हाइबरनेशन बताओ किस चीज से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, विंटर से बचने के लिए हाइबरनेशन शो किया जाता है। ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे। अब टेम्परेचर तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर में क्या है, सॉल्ट है। सो डिपेंडिंग ऑन द सैलिनिटी ऑफ द वाटर हमने ऑर्गेनिज्म को यूरिहेलिन एंड स्टिनोहेलिन इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यूरिहेलिन मतलब क्या, जो वाइड रेंज ऑफ वाटर की जो सैलिनिटी है उसको उसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं, उनको हमने कहा यूरिहेलिन। और जो नैरो रेंज के सलाइन वाटर में ही सर्वाइव कर पाते हैं उनको हमने कहा स्टिनोहेलिन। सिंपल है, यूरोहेलिन एंड स्टिनोहेलिन। ओके, देन हमने फोटोसिंथेसिस में भी देखा था कि अबायोटिक फैक्टर्स में लाइट हमने देखा था कि लाइट का जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस का रेट डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। ओके, अगर आपने नहीं देखा फोटोसिंथेसिस तो आपने यू शुड वॉच दैट वीडियो। ओके, एंड डीवी और सज्जनों आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुझे बताइए द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब मोबाइल स्क्रीन पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट किस लाइट में रहेगा वो मुझे बताना। सो वही है, वो चीज़ हमने अच्छे से पढ़ी थी। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। सो दैट इज हाउ द लाइट अफेक्ट्स द rate of photosynthesis, that is how the light affects the organism. Okay, then we have soil. हमने देखा soils में रहते हैं minerals की quantity and quality पे depend करता है कि plant से जो production हमें मिलेगा वो किस टाइप से मिलेगा। So these are the factors which affects our ecosystem. Temperature हो गया, soil हो गया, water हो गया, light, these are the abiotic factors. Okay, now different environment में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म एक फिनोमिनन दिखाते हैं जिसको कहते हैं एडेप्टेशन, मतलब फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट दिखाते हैं विच इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। ये है कांगारू रैट। अब कांगारू रैट जहाँ पे रहती है वहाँ पे पानी ही नहीं है, तो देखो कांगारू रैट ने क्या किया, फैट ऑक्सीडेशन। ओके, फैट का ऑक्सीडेशन करके इसके बॉडी में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो काफ़ी कम पानी में भी ये कांगारू रैट जिंदा रह पाती है। और जो वाटर फॉर्म होगा तो ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करती है ताकि ये सर्वाइव कर पाए। लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर अवेलेबल रहा तो भी ये सर्वाइव कर पाती है बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बाय फैट ऑक्सीडेशन। ओके, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है और इसके ऊपर ये हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे कि एमसीक्यू भी पूछा था, मतलब ये तो नहीं पूछा लेकिन इसके ही सिमिलर मैकेनिज्म पे एक बार एमसीक्यू आ चुका है। सो यू नीड टू बी केयरफुल, कांगारू रैट के बारे में मत भूलना। सो हाउ कांगारू रैट इज अडेप्टेड टू द एरिया वेयर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म। सो नोट इट डाउन। नाउ देखते हैं एलेंस रूल। यस, ओके, तो देखो यार, जब ठंड पड़ती है तो क्या होता है, जब ठंड होती है तो क्या होता है, हाथ जो है ठंडे हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। ओके, कान बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ओके, पैर क्या हो जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, राइट, बॉटम ऑफ द फीट, ये चीज़ होती है। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि विंटर में जो एक्सचेंज ऑफ द हीट कहाँ से हो रहा है, विंटर में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करें विंटर में कब होता है, कहाँ से होता है, एक्सट्रीमिटीज से होता है। देखो, कानों से होता है, हाथों से होता है, पैरों से होता है। इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स
पोलर रीजन में है, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, उन ऑर्गेनिजम्स ने हीट को बाहर जाने से, एनवायरनमेंट में जाने से रोकने के लिए खुद के कान छोटे कर लिए, खुद के हाथ छोटे कर लिए, खुद के पैर छोटे कर लिए, और इसको ही कहा एलन साहब ने एलन रूल। ओके, इसको ही कहा एलन रूल। एलन साहब ने कहा जो ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन में है उनके आपको ईयर्स, उनके टेल, उनके फीट्स, उनके जो है आपको शॉर्ट दिखेंगे, जबकि जो डेजर्ट रीजन में है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे ऑर्गेनिजम्स को हीट जो है बाहर एक्सचेंज करने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए उनके हाथ पैर बड़े बड़े आपको दिखेंगे, लार्जर दिखेंगे, आप उनके ईयर्स आपको लार्जर दिखेंगे, उनके हैंड्स, उनके फीट्स, उनकी टेल आपको बड़ी बड़ी दिखेगी। ये कहा एलन साहब ने। इसे कहते हैं एलन्स रूल। मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स ने इस एडेप्टेशन को एक्वायर कर लिया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द एलन रूल। एलन रूल क्या कहता है कि पोलर रीजन में जो एक्सट्रीमिटीज रहती है, ईयर्स, टेल, फिट्स, ये आपको शॉर्ट मिलेंगे। दिस इज एलन रूल। जिपमर 2016 में एमसीक्यू पूछा था। ओके, देन वी हैव अनदर रूल विच इज कॉल्ड एज बर्जमैन्स रूल। बर्जमैन्स रूल ने ये कहा, बर्जमैन साहब ने ये रूल निकाला। उन्होंने कहा जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स, ओके, बात कर रहे हैं एनिमल की, ओके, तो जो एनिमल्स जिनको यहां पे सर्वाइव करना है, कोल्डर रीजन में जिनको सर्वाइव करना है, उन्होंने अपनी हीट को बचाना चाहिए। और बचाने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, खुद का वॉल्यूम बढ़ा लिया, सरफेस एरिया उतना रखा। इसलिए जो कोल्डर एरियाज है, कोल्डर एरियाज में आपको जो एनिमल्स है ये बड़े साइज के मिलेंगे। ओके, मतलब बर्जमैन साहब ने ये कहा बॉडी सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम, ये जो रेशो है, ये जिसका कम रहेगा वो कोल्डर रीजन में सर्वाइव कर पाएगा। मतलब जिसका वॉल्यूम बड़ा रहेगा, जब वॉल्यूम बड़ा रहेगा तभी तो रेशो कम रहेगा, तो जिसका वॉल्यूम बड़ा है वही कोल्डर एरिया में सर्वाइव कर पाता है। तो बर्जमैन साहब ने ये रूल कहा। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू किस तरीके से फ्रेम होता है, यहाँ पे एमसीक्यू इस तरीके से फ्रेम होता है कि बिगर साइज ऑफ द एनिमल इन कोल्डर एरियाज। ओके, इस टाइप का एमसीक्यू आपको फ्रेम होते हुए दिखेगा। उसको कौन एक्सप्लेन करता है, बर्जमैन रूल एक्सप्लेन करता है। बर्जमैन रूल ये बताता है हमें कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है क्योंकि इसके पास बॉडी सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम का रेशो कम है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, बॉडी सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम का रेशो कम है, इसलिए खुद के हीट को ये कॉन्जर्व कर पाता है। ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बर्जमैन रूल एंड एलन्स रूल। यहाँ पे बॉडी साइज के बारे में आपने ध्यान में रखना, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज है उसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। सो दीज आर द बर्जमैन रूल एंड दीज आर द एलन्स रूल। ओके, बढ़ते हैं आगे। देन देर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड अल्टीट्यूड सिकनेस। बात कर रहे हैं एडेप्टेशन की। हमने क्या कहा, कांगारू रैट ने किस तरीके का अपना तरीका खोज के निकाला एडेप्ट होने के लिए डेजर्ट में। ओके, उसके बाद हमने देखा कि पोलर रीजन में एडेप्ट होने के लिए एलन्स रूल का किस तरीके से इस्तेमाल किया ऑर्गेनिजम्स ने। हालांकि उन्होंने पहले ही उसके बाद में एलन्स रूल आया, लेकिन इस तरीके के हम सोच रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हाई अल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो क्या होता है। अगर आप गए होंगे हायर अल्टीट्यूड पे तो आपने माइट बी यू हैव एक्सपीरियंस इट, नॉसिया, वोमिटिंग, पाल्पिटेशन होने लगता है। ये क्यों होने लगता है, बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको याद है जब हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा तब हमने कहा कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड में थ्रू द लंग। ये किस बेसिस पे होता है, सिंपल डिफ्यूजन है वो। किस बेसिस पे होता है, प्रेशर के, जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एनवायरनमेंट में और इसलिए वो इजीली डिफ्यूज कर पाता है। क्लियर है। सो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की एंट्री कम होगी बॉडी में, तो हमें नौशिया, वोमिटिंग, पाल्पिटेशन होने लगेगा। तो इसके साथ कोप अप करने के लिए बॉडी में ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। बॉडी क्या करती है, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो और वहाँ पे रहने लगते हो तो बॉडी यहाँ पे रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। ओके, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग की कैपेसिटी कम कर देती है और क्या कर देती है, बॉडी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देती है। सो दिस इज द एडेप्टेशन शोन बाय द बॉडी टू अवॉइड द अल्टीट्यूड सिकनेस। ओके, और ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या करते हैं हायर अल्टीट्यूड पे हमें सिकनेस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
हाई अल्टीट्यूड सिकनेस मतलब क्या, नौशिया, वोमिटिंग, पाल्पिटेशन। इसके साथ डील करने के लिए बॉडी क्या करती है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देती है कि भाई जितना भी ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन पहले ही कम आ रहा है, उतना तो हम जितना ज़्यादा पकड़ सकते हैं उतना पकड़ ले, तो रेड ब्लड सेल को बढ़ा देती है। काफ़ी ज़्यादा रेड ब्लड सेल यहाँ पे लंग के पास भेज दिए जाएंगे कि पकड़ के लाओ ऑक्सीजन को। ओके, तो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीज इन द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ताकि हीमोग्लोबिन टिश्यू को ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी डिलीवर कर पाए, इधर से लंग से ले लेगा, टिश्यू को डिलीवर कर देगा। ओके, एंड इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी ले पाए। ओके, देन देयर इज अनदर, यस, इसका मेंशन एनसीईआरटी में दिया है, ये हमें पता होना चाहिए। डेजर्ट रैट, अब ये किस तरीके का एडेप्टेशन दिखाता है डेजर्ट रैट, ऑल इंडिया 2011 में पूछा था, एनसीईआरटी में दिया है। डेजर्ट रैट क्या करता है, जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है दोपहर के टाइम में, तो वो क्या करता है, डेजर्ट रैट ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सपोज रखता है सन की तरफ और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है रात में या अर्ली मॉर्निंग में, तो देखो पानी में चला गया, मतलब क्या हो गया, जो हीट एब्जॉर्ब कर ली उसको बचा रहा है। मैंने कहा कि भाई हीट को रेगुलेट करना सबके बस की बात नहीं है, अपन लोग अमीर हैं, ये बेचारे गरीब है, तो देखो किस तरीके का एडेप्टेशन शो कर रहे हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा है दोपहर के वक्त, तो उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, टेम्परेचर खुद को बढ़ा लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। अब यहाँ पे हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए देखो पानी में चला गया, या तो फिर सॉइल में अंदर चला जाता है गड्ढे में, या तो फिर ये देखो किसी रॉक के बीच में छिप जाता है, ताकि भाई जो हीट मैंने एब्जॉर्ब कर ली है उसको मैं बाहर डिसिमिनेट नहीं कर सकूँ। डिसिमिनेट हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस इज द एमसीक्यू व्हिच वाज आस्क्ड इन ऑल इंडिया 2011 कि बताओ कि ये जो डेजर्ट लिजर्ड है ये किस तरीके से एडेप्टेशन शो करता है। ओके, फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइज। इफ यू रियली वांट टू स्कोर, इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस नीट, तो यार सिर्फ 10 से 11 एमसीक्यू है, वो प्लीज़ आप सॉल्व करो, मुझे कमेंट में बताओ कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, लेकिन आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। डू लेट मी नो इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज।